नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल संजीव मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर रियल एनालिसिस, जो कि आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 21 है। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 20 में यानी कि लेक्चर नंबर 20 में इसके पहले 4 थ्योरम किए थे और हमने उसका प्रूफ देखा था। अब हम प्रूफ आज हम लोग देखेंगे नया थ्योरम। हमने पहले भी बताया था, कल बता दिया था लेक्चर नंबर 20 में ही कि हम लोग कल देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके आने के चांसेस लगभग 99% होते हैं एग्ज़ाम में इस यूनिट से। ठीक, तो इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा और लिखिएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए थ्योरम क्या कहता है। ठीक, तो उसके बाद देखते हैं। तो थ्योरम लिखिए। थ्योरम का नाम जो है पहले उसको डाल लीजिए, उसके बाद स्टेटमेंट क्या है उसका लिखिएगा। तो हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? और इसके अंदर सबसे पहले लिखिए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट कि फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है। ठीक, तो जो इसका स्टेटमेंट है पहले उसको समझ लीजिए, उसके बाद इसके डेरिवेशन पे हम लोग यानी कि प्रूफ पे चलेंगे। तो इसका जो स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी एक तरीके से हेडिंग है और इसके अंतर्गत जो स्टेटमेंट कहा गया है उसको देखिए। एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन क्या है हमारा? आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट यक्स, कि जो हमारा आर है क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी भी नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि जो कोई भी सेट एक ऐसा लीजिए जो कि नॉन एम्प्टी हो और उस पर एक रिलेशन क्या हो? आर हो। डिटरमाइन अ पार्टीशन कामा लगा लीजिएगा यहाँ पे। कन्वर्सली a partition of a set X defined an equivalence relation on X। अब इस स्टेटमेंट जो हमारा ये स्टेटमेंट कहा गया है उसको ध्यानपूर्वक पहले समझ लीजिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट। कह रहा है कि कोई हमारा एक आर रिलेशन है जो कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट यक्स पर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन है? किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन है। देन तब हम लोग डिटरमाइन करेंगे अ पार्टीशन, यानी तब क्या होगा? यदि आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है तो क्या मिलेगा हमें? एक पार्टीशन मिलेगा। क्लियर? तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इसका पार्टीशन, यानी कि एक्स पे क्या होगा? एक पार्टीशन हमें मिलेगा, यानी कि जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा इस पर क्या शो करेगा? पार्टीशन। ठीक, समझ में आया सबको? अब फिर कह रहा है कन्वर्सली माने इसके अपोजिट, यदि हमें क्या दिया है? पार्टीशन दिया हो, तब हम क्या दिखाएंगे कि जो पार्टीशन है एक्स पे वो क्या करेगा? शो करेगा कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। यही कह रहा है, अ पार्टीशन ऑफ अ सेट एक्स डिफाइंड एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स, यानी एक्स पे जो पार्टीशन मिलेगा हमें वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये हमें शो करना है। क्लियर है? यानी कि अगर कोई हमें दिया है, यानी कि अब देखिए यहाँ पर आर कोई इक्विवेलेंस है तो अगर तब हमें दिखाना है क्या? कि हम
एक्स पे क्या मिलेगा हमें, एक पार्टीशियन। इक्विवेलेंस रिलेशन जो होगा वो एक्स पे क्या शो करेगा, पार्टीशियन। ठीक, इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, तब हम क्या है क्या शो करेंगे पहले कि वो पार्टीशियन है। क्लियर है सबको। चलिए, अगर कोई हमें इक्विवेलेंस क्लास अगर हम निकाल लें हैं, आर क्या हमारा रिलेशन है, क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इस पर हम दिखाएंगे कि एक पार्टीशियन हमें मिलेगा एक्स पे, तो एक्स के पास क्या होगा, एक पार्टीशियन होगा। और दूसरी बात, जब हमें यदि एक पार्टीशियन दे दिया जाए किस पर, सेट एक्स पर, तब हम दिखाएंगे कि जो पार्टीशियन हो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करेगा। क्लियर। तो ये बातें हमें प्रूव करनी है इस स्टेटमेंट के अनुसार। तो चलिए प्रूफ में देखेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए प्रूफ, ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया ना, क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि यदि कोई आर इक्विवेलेंस रिलेशन किस पे, किसी नॉन एम्प्टी सेट पे, तब डिटरमाइन अ पार्टीशियन। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक पार्टीशियन डिटरमाइन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई x इक्वल टू दे दिया है 1 2 3, तो हमें ऐसे x के सबसेट मिलेंगे। मान लीजिए दो सबसेट a और b मिल गया, जो कि दोनों क्या है, सबसेट ऑफ x। तब जो a और b होंगे वो क्या करेंगे, शो करेंगे पार्टीशियन शो करेंगे। मतलब a इंटरसेक्शन b क्या होना चाहिए, फाई, और a यूनियन b ले तो क्या होना चाहिए, x। तो वही कह रहा है। ठीक, तो ये हमें मिलेगा ऐसा। और जब यदि ऐसा ए केस हो गया, यदि हम x पे दो पार्टीशियन ले लें, यानी कि a कामा b क्या है, पार्टीशियन है किस पर, सेट x पे, तो इसे p इक्वल टू लिखेंगे किस सेट पे है, x पे। तो जो ये हमें मिला, तो हमें इसको दिखाना है हमें क्या, कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस पे जो r है, तब जो r है हमारा डिफाइंड है, उसको दिखाना होगा। जो r रिलेशन होगा इसके लिए वो क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्या होगा, रिलेशन होगा। तो यही हमें प्रूव करना है। ठीक, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल छोटा सा ले लिए, उसके अनुसार आप लोग समझ लीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है उसी बात को हम यहाँ बता रहे हैं आपको। ठीक, तो किसी भी थ्योरम को सबसे पहले थ्योरम्स को समझा जाता है कि क्या कह रहा है। बहुत लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि थ्योरम क्या कह रहा है। तो थ्योरम को बहुत ध्यानपूर्वक से समझिएगा। अब चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो लिखिए यहाँ से केस फर्स्ट लिखिएगा प्रूफ, क्योंकि दो पार्ट में है। एक पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिया रहेगा और सेट दिया रहेगा, तब हमें दिख क्या निकालना है, उसका पार्टीशन निकालना है, फाइंड करना है। तो हमें पार्टीशन ऐसा मिलेगा, स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक, और जब हमें पार्टीशन मिला रहेगा तो हम दिखाएंगे कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स, तो जो हमारा तब हमें क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा सेट एक्स पे, जो कि क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक, तो वही फाइंड करें। तो केस फर्स्ट लिखिए, पहले का प्रूफ, केस 1। ठीक, चलिए लिखिए, लेट माना हमने x बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन x। जैसा स्टेट कह रहा है उसी के अनुसार चल रहे हैं। ये कहा कि हमारे पास आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, और किस पर है, एक्स, जो कि नॉन एम्प्टी है। तो वही हमने माना कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। लिखने का तरीका भी समझिए। ठीक, तो ये चीज़ें दी हुई हैं। अब हमें दिखाना है कि हमें क्या मिलेगा, डिटरमाइन एक्स पे क्या एक मिलेगा, हमें पार्टीशियन मिलेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए उसी के लिए भी हम लोग मान लेते हैं। देखिए अब यहाँ आर हमारा जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आर क्या क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा। तो उसको भी लिख लीजिए। देन आर विल बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर है, होगा कि नहीं है ऐसा, क्योंकि आर हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन ना। और इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए आर को क्या होना पड़ता है, पहले रिफ्लेक्सिव होना पड़ता है, सिमेट्रिक होना पड़ता है एंड ट्रांजिटिव होना ही पड़ता है। तो उसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। इसलिए ऐसा यहाँ लिख रहे हैं ताकि हम आगे जब यूज करेंगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से। इसके नीचे लिखिए आल्सो
we have equivalence classes with respect to, ये पढ़ा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्टकट में लिख रहे हैं रिलेशन आर। सेज हमने कहा A1 A2 A3 डॉट डॉट करके AI डॉट करके आगे। क्लियर? तो यहाँ पहले ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए कि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन पता है, ठीक। ये कहाँ से है इसको हम समझा रहे हैं आपको। तो ये कह रहा है आर हमारा देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन है और सेट हमारा एक्स में है। तो एक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए ए है, तो ए के लिए हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। अगर बी होगा एक्स में, जैसे मान लीजिए एक्स में क्या है, एक्स इक्वल टू 1 2 3। इसको लोग नहीं समझ पाते हैं जब लिखते हैं तो, या कोई भी आपके कॉलेज में पढ़ा रहे हों या किसी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं तो ये सब वाली चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब ए कैसे लिख पाएंगे कि 1 2 3 है और आर हमारा क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इस पर हम इक्विवेलेंस क्लास लिख सकते हैं ना। A1 के लिए 1 आएगा, इसके लिए 2 आएगा, इसके लिए 3 आएगा। तो हम नहीं जान रहे हैं कि एक्स में कितने एलिमेंट है, इसीलिए हमने मान लिया A1 A2 A3 डॉट डॉट करके AI डॉट डॉट करके आगे, ठीक। यानी कि इसमें इक्विवेलेंस क्लासेज इस तरीके से होंगे, ठीक। अगर जो इक्विवेलेंस क्लास है, अब हमको ये दिखाना है कि शो कर रहा है पार्टीशन, क्योंकि हमें ये दिखाना है यहाँ पर डिटरमाइन अ पार्टीशन, यानी कि एक पार्टीशन हमें मिलेगा तो हम इसी को लेकर दिखाएंगे, इसके इक्विवेलेंस क्लास को ही लेकर दिखाएंगे कि ये जो हमें मिला है ये क्या शो करेगा, पार्टीशन शो करेगा। लेकिन ऐसा हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको कि A1 A2 A3 क्या है, ये इक्विवेलेंस क्लास, क्योंकि हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास होगा। क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास क्यों होगा, क्योंकि आर इज क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन और एक्स क्या है एक नॉन एम्प्टी सेट। तो इसके सारे एलिमेंट के लिए हमें मिलेगा ना A1 A2 A3 डॉट डॉट करके AI। जैसे 3 एलिमेंट है तो A1 यहाँ पर 3 एलिमेंट था, तो 1 के लिए हम लोग A1 कह सकते हैं, इसके लिए A2 बोल सकते हैं, इसको A3 बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास है। तो इक्विवेलेंस क्लास दिखाने के लिए बार लगा दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो A1 बार A2 बार A3 बार करके, या तो दूसरे तरीके से लिख सकते हैं तो दूसरे तरीके से ही लिखिए। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, आर करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A1 बार A2 बार A3 बार A4 बार डॉट डॉट करके, जहाँ से A1 A2 यहाँ पर AI। क्लियर है, ठीक। ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऊपर वाला लिखिए चाहे नीचे वाला, तो आप लोग नीचे वाला लिखिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक। तो इक्विवेलेंस क्लास लिख सकते हैं वेयर, लिख लीजिएगा वेयर जहाँ A1 A2 A3 डॉट डॉट करके AI कहाँ बिलोंग करेंगे, ये सारे के सारे कहाँ बिलोंग करेंगे, सारे के सारे कहाँ बिलोंग्स टू कहाँ पर एक्स में। ये सारे के सारे किसके एलिमेंट है बता दीजिए। जो A1 होगा A2 होगा A3 होगा, देखिए बार नहीं लगाएंगे तो एलिमेंट हो जाएंगे। तो A1 A2 A3 डॉट डॉट करके AI, ये सारे के सारे किसके एलिमेंट है एक्स के। उन्हीं एलिमेंट का हमने क्या लिया है इक्विवेलेंस क्लास लिया है, समझ रहे हैं सब लोग। तो ये सारे के सारे एक्स में बिलोंग करेंगे, क्लियर है सबको। और जब हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो हमने दिखाया था कि जितने भी इक्विवेलेंस क्लास होते हैं एक्स के वो क्या होते हैं सबसेट। तो वही है बात हम आगे लिखने जा रहे हैं, तो उसको भी ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए लिखें, इतनी बात समझ में आई। एंड यहाँ लिख लीजिएगा एंड A1 बार A2 बार A3 बार डॉट डॉट करके AI बार डॉट डॉट करके, ये सारे के सारे क्या हैं सबसेट आप किसके हैं एक्स के। यानी A1 किसका सबसेट है एक्स का, A2 भी किसका सबसेट है एक्स का, A3 भी किसका है सबसेट है एक्स का। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से लिख लीजिए। अब हमें क्या प्रूफ करना है उसको भी लिख रहे हैं। अब लिखेंगे वी हैव टू शो दैट पार्टीशन शो करना है। वी हैव टू शो दैट क्या करना होगा कि जो हमने इस माना है इसको क्या शो करना है कि ये पार्टीशन शो कर रहा है। तो लिखेंगे A1 A2 बार A3 बार डॉट डॉट करके AI बार डॉट डॉट करके, और सारे एलिमेंट होंगे आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। ये क्या शो कर रहे हैं इज अ पार्टीशन।
ऑन एक्स। क्लियर हो इतनी बातें। अब हमको ये दिखाना है कि जो A1 A2 A3 डॉट डॉट करके AI जितने भी हमें मिले हैं इक्विवेलेंस क्या क्लास मिले हैं वो इस पर क्या शो करेंगे पार्टीशन, यानी कि ये सारे सारे सबसेट हैं और हमें चाहिए क्या सबसेट ही चाहिए था पार्टीशन शो करने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने A और B लिया था दो सबसेट, यहाँ पर हमने लिया ना कि A इज सबसेट ऑफ X एंड B इज सबसेट ऑफ किसका, B इज सबसेट ऑफ किसका बताया हमने X का। तब हमने दिखाया कि A इंटरसेक्शन B 5 हो जाए और A यूनियन B क्या हो जाए X। तो हमें सबसेट मिल गए हैं X के। तो और किस तरीके के सबसेट मिले हैं कि A1 जो सबसेट है वो क्या है X के इक्विवेलेंस क्लास भी हैं, वे सभी इक्विवेलेंस क्लास जो कि X के सबसेट होंगे। तो उन सभी सबसेट को हम चूज कर रहे हैं जो कि X के क्या हैं वो सारे सारे इक्विवेलेंस क्लास। और यहाँ पर हमने जो सबसेट लिया है जैसे A सबसेट ऑफ X है, यहाँ पर जैसे एग्जांपल में लिए थे, यानी कि इस तरीके से लिया हूँ कि जो हमारा A यहाँ पर सबसेट हो क्या हो जाए वो X का इक्विवेलेंस क्लास भी रहे। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि A हमारा X का इक्विवेलेंस क्लास है, लेकिन हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि हमारे क्या है X का इक्विवेलेंस क्लास रहे। हम उन सबसेट को ले रहे हैं जो X का क्या होना चाहिए वो इक्विवेलेंस क्लास होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आ रही, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सबसेट का कोई भी इक्विवेलेंस क्लास जो होता है जिस सेट पे डिफाइंड होता है इक्विवेलेंस क्लास वो क्या होता है उसका क्या होता है सबसेट होता है। तो इसीलिए हमने उसी सबसेट को चूज किया है। और दिखाना हमें एक ही पार्टीशन है तो हम लोग चूज कर लेंगे ऐसा कि हमें एक पार्टीशन मिलेगा ही मिलेगा। तो एक पार्टीशन तो हम ढूंढ ही सकते हैं ना, हो सकता है 2 भी मिल जाए 3 भी मिल जाए, लेकिन हमें यहाँ पर जो कह रहा है कंडीशन में कि डिटरमाइन अ पार्टीशन, यानी एक पार्टीशन हमें ज़रूर मिलेगा। क्लियर है सबको, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इतनी बातें हो गई। तो बी सेल सो दैट क्या शो करेंगे हमें बी हैव टू शो दैट, या बी सेल सो दैट लिख सकते हैं बी हैव टू शो दैट इतना क्या है इज अ पार्टीशन दैट इज, यानी कि हमें क्या शो करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में दैट इज कि क्या शो करना होगा, दूसरे शब्दों में क्या शो करना होगा कि A1 इंटरसेक्शन A2, यानी कोई भी हम उठाएं A1 A2, तो A1 A2 यहाँ है तो कोई जनरल उठाएंगे तो हम मान ले रहे हैं AI उठाया हमने और इंटरसेक्शन AJ, और I की वैल्यू कुछ रखेंगे 1 रख देंगे तो A1 हो जाएगा, J की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा ये A1 हो जाएगा, लेकिन 2 रख देंगे J की वैल्यू तो क्या हो जाएगा A2। तो यानी A1 A2 के लिए है, इसलिए हम लोग क्या दिखा रहे हैं एक नोटेशन से IJ। और यहाँ पर I डज नॉट इक्वल टू J होगा तो उस केस में अगर इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू दूसरी रखनी होगी, या 2 रखेंगे या 3। तो कोई दो सबसेट इसमें से उठाएंगे और क्या करेंगे दिखाएंगे इसका इंटरसेक्शन क्या है 5 है। और दूसरी बात क्या दिखाएंगे कि जो यूनियन लेंगे AI कहाँ से फॉर ऑल I ना, जितने भी I इक्वल टू 1 से, और जितने भी I की वैल्यू रखते चले जाएंगे फॉर ऑल के लिए। तो जैसे वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए बताइए, यहाँ पर हमें यहाँ पर पूरा एक सेट ही मिल जाना चाहिए। तो वही हमें यहाँ दिखाना है दूसरे शब्दों में, तो वही लिख लेंगे यहाँ पर दैट इज बी सेल सो दैट, उसी को लिख रहे हैं दूसरे शब्दों में दैट इज का मतलब अर्थात। क्लियर। फर्स्ट क्या शो करना है हमें, इसी को यहाँ पर जो बोला है हिंदी में हमने जो ये स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया है उसी को अब यहाँ मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा जा रहा है। ठीक, तो क्या शो करना है हमें पार्टीशन के लिए हमें क्या शो करना होता है कि जो हमारा AI इंटरसेक्शन AJ, और IJ यहाँ पर क्यों ले रहे हैं क्योंकि A1 A2 कोई भी दो लेंगे तो यही पता चलेगा कि इसी दो को दिखाना है केवल, लेकिन हमें क्या दिखाना है इसमें से कोई भी दो उठाएं हम, चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें चाहे इसको चाहे इसको, किसी दो को हम उठाएं तो हमें क्या मिलना चाहिए उसका इंटरसेक्शन 5 मिलना चाहिए। आप लोगों ने डिफिनीशन देखा था पार्टीशन का, और जो लोग नहीं देखे हो तो पहले जाके पढ़ें पार्टीशन होता क्या है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो आप लोग पहले जाके पार्टीशन पढ़ लीजिए जो लोग नहीं पढ़े हैं। किस तरीके से फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल टू I एंड J, जो हमारा I और J होगा वो इक्वल नहीं होगा। जैसे I इक्वल टू 1 ले लिए J इक्वल टू 1, ऐसा कभी नहीं लेंगे। अगर वह I की वैल्यू 1 लिए हैं तो J की वैल्यू क्या लेंगे 2 या 3 4, यानी J की वैल्यू 1 नहीं लेंगे बाकी कुछ भी ले सकते हैं, यानी J की वैल्यू 1 नहीं होगी बाकी कुछ भी होगी। इस केस में अगर I की वैल्यू आप 2 लेते हैं तो इस केस में J की वैल्यू क्या होगी, J की वैल्यू 2 नहीं होगी, इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं तभी हमारा आएगा ना। जैसे 1 लिए तो A1 आ गया, और J की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए तो J की वैल्यू मान लीजिए 3 ले रहे हैं तो 3 A1 इंटरसेक्शन A3, तो A1 इंटरसेक्शन A3, अगर 2 ले लिए तो A1 A2। क्लियर। अगर मान लीजिए 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा A1 इंटरसेक्शन A1 ही हो जाएगा। अगर J की भी वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये क्या हो गया दोनों सेम। तो ऐसा तो कंडीशन था नहीं कि अगर सेम ही लेंगे तो सेम लेंगे तो खुद ही इंटरसेक्शन में कॉमन आ जाएगा A1,
लेकिन ऐसा डिफिनीशन में नहीं कहा गया था, वहाँ भी यही कहा गया था कि दोनों अलग अलग सबसेट सेट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इक्वल सेट, इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात। चलिए अब दूसरा क्या दिखाना होगा हमें, और दूसरा हमें प्रूव करना होगा कि जो यूनियन हो किसका, आई कहाँ से लेंगे, 1 से। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, और ए आई। ठीक, आई इक्वल टू 1 रखेंगे तो किसके आ जाएगा, देखिए इसका मतलब होता है यू आई इक्वल टू 1 लिखते हैं, अगर ए आई लिखते हैं तो इसका मतलब है कि A1 यूनियन A2 यूनियन, क्योंकि आई की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 से स्टार्ट होगा, आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, तो 1 रखेंगे, A2 रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर रखेंगे 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा A3, फिर यूनियन लेंगे A4 डॉट डॉट करके ऐसे चले जाएंगे AI, फिर इसके आगे यूनियन लगा के आगे तक चले जाएंगे। तो इसका जो हम लेंगे यूनियन तो किसके इक्वल मिलना चाहिए, AX के, यही इसका मतलब है। ठीक, तो ये समझते रहिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे किसके इक्वल होना चाहिए, X, यानी कि पूरा का पूरा वो सेट ही हो जाए जिस पे वो पार्टीशन शो कर रहा है। तो यही दोनों चीज़ें हमें दिखानी है। ये दिखाने का मतलब हमें ये दिखाना है। ठीक, इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहा जाए तो हमको ये प्रूव करना है। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट के रूप में लिखा है पार्टीशन शो कर रहा है। पार्टीशन शो करने के लिए क्या, यही दो कंडीशन, अगर कोई सबसेट होल्ड कर रहा है तो वो दोनों जो भी सबसेट हमें मिलेंगे वो क्या करेंगे, उस सेट पर क्या करेंगे, पार्टीशन शो करेंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं इसका। तो चलिए प्रूफ लिखिए, तो यहाँ से लिखिए, फर्स्ट लिखिए, यहाँ से पहला वाला कंडीशन दिखा रहे हैं, इसी का पहला कंडीशन दिखा रहे हैं। क्या दिखाएंगे कि सिंस A1 A2 A3 डॉट डॉट करके AI आर इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्या है, क्लासेज ऑन X। इक्विवेलेंस क्लास भी है, हमने बताया था कि A1 A2 A3 ये सारे क्या हैं, इक्विवेलेंस क्लास हैं। देयरफॉर ईच टू इक्विवेलेंस क्लासेज ईच टू डिस्टिंक्ट लिखिएगा यहाँ पर, ईच टू डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब जो भी इक्विवेलेंस क्लास होंगे, प्रत्येक, कोई भी आप लेंगे, प्रत्येक कहने का मतलब कि ईच डिस्टिंक्ट, यानी कि दोनों अलग अलग होने चाहिए। टू डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेज विल बी म्यूचुअली डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट। ये हमने कहाँ से लिखा कि हम जानते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास अगर कोई है, दो इक्विवेलेंस क्लास अगर हम लेते हैं कभी भी A एंड B, दो इक्विवेलेंस क्लास हमारे पास है, कोई भी 1 उठा लीजिए, जैसे X में 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3, इसमें से 1 इंटरसेक्शन 2 लेंगे, अगर 1 का इक्विवेलेंस क्लास और 2 का इक्विवेलेंस क्लास लेंगे तो क्या हमेशा आता है, 5 आता है। हमने कहाँ देखा था, इसके प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा रखा है कि अगर दो इक्विवेलेंस क्लास हैं वो क्या होंगे, वो आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे, अगर वो दोनों अलग अलग हैं तो। ठीक, ऐसा हमने पढ़ाया था पहले ही। यदि वो इक्वल होंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। क्लियर। तो जब यदि सेम नहीं है, यानी यहाँ कह रहा है कि डिस्टिंक्ट है इक्विवेलेंस क्लास। अगर डिस्टिंक्ट होने का क्या मतलब है कि जो हमारा एक का जो 1 का इक्विवेलेंस क्लास है वो 2 की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इनमें से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि हमने डिफिनीशन में ही देखा था, प्रूफ भी किया है हमने कि यदि कोई दो इक्विवेलेंस क्लास उठाते हैं, उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो या तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, सेम टू सेम हो जाएंगे, या तो कोई भी उनमें से एक भी एलिमेंट क्या होगा, कॉमन नहीं होगा, यानी कि उसका जो इंटरसेक्शन आएगा 5 आएगा। हमने ये कहाँ पर दिखा है, प्रूफ इसके प्रॉपर्टी में हमने देखा है, हमने बताया भी है, प्रूफ भी करा के रखे हैं इस पर। ठीक, कल वाले शायद स्टेटमेंट में ही था क्या, शायद हाँ, जो कल 4 कराए हैं उसी में से एक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वहीं से हमने लिखा है डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब परस्पर एक दूसरे से क्या है, डिसजॉइंट है, यानी उन दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट कॉमन नहीं हो रहा है, एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है दोनों सेट में कि जो कि क्या हो,
कॉमन हो दोनों में, यानी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा इन दोनों इक्विवेलेंस क्लास में। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब दोनों के दोनों इक्विवेलेंस क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, यानी अलग अलग हैं। क्लियर। जैसे मान लीजिए आपने A1 उठा लिया और A2 उठा लिया, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, अलग हैं, यानी इनमें ये दोनों के दोनों अलग है। अलग होने का मतलब ये नहीं है कि A इंटरसेक्शन B, A1 इंटरसेक्शन A2 क्या हो, 5 हो। जैसे मान लीजिए दो सबसेट है, मान लीजिए A1 हो गया, मान लीजिए A1 है एक सेट, दूसरा है B सेट है, आपका सेट है मान लीजिए, और ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि A इंटरसेक्शन B 5 ही आए, ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल ले लीजिए, A इक्वल टू हम ले लें 1 2 3 और दूसरा B इक्वल टू हम ले लें 2 3 5। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो 1 है 2 में नहीं है, और इक्वल सेट होने के लिए जितने भी एलिमेंट इसमें होने चाहिए वही एलिमेंट यहाँ पर सेम टू सेम होना चाहिए। इसमें अगर n एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट होने चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। अगर 2 यहाँ है तो 2 यहाँ होना चाहिए, 3 और 3। लेकिन देखिए 2 3 है तो 2 3 है, लेकिन 1 यहाँ नहीं है, और 5 देखिए यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो यानी A डज नॉट इक्वल टू 5 वो B। बट यहाँ समझिए कि A इंटरसेक्शन B जो है वो 5 नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें क्या काम हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा और 3 कॉमन हो जाएगा। यानी इसके एलिमेंट में क्या आएगा, यहाँ पर A इंटरसेक्शन B में क्या आ जाएगा, 2 और 3 आएगा, जो कि 5 इक्वल नहीं है। बट यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास में ऐसा नहीं होगा। इक्विवेलेंस क्लास में क्या होगा, दोनों डिस्टिंक्ट तो हैं, अलग अलग तो हैं, एक तो क्या हो गया इसके, इनमें कोई भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। यदि कॉमन आता तो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जबकि इसकी प्रॉपर्टी कहती है इक्विवेलेंस क्लास की कि यदि दो इक्विवेलेंस क्लास अलग अलग हैं जो कि इक्वल नहीं हैं तो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 होगा, बाय डिफिनेशन ऑफ या बाय प्रॉपर्टी ऑफ किसका, इक्विवेलेंस क्लास। तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज, एक तो ऐसे ही प्रूफ हो गया हमारा, जो AI होगा, AI मतलब कि इक्विवेलेंस क्लास, I इक्विवेलेंस क्लास इंटरसेक्शन AJ, यहाँ पे AJ कहने का मतलब दूसरा इक्विवेलेंस क्लास, इन दोनों का जो क्या होगा, ये होगा 5। कब, जब I डज नॉट इक्वल टू J, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, I कभी J के इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारा पहला केस प्रूफ हो गया है यहीं पे, बाय डिफिनीशन बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। तो जो लोग इक्विवेलेंस क्लास नहीं पढ़े हैं वो लोग जाके समझिए, फिर भी हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं बार बार। जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो लोग समझ सकते हैं तो समझ लीजिए यहाँ पर, लेकिन जो पढ़े हैं वो तो समझ ही रहे हैं। तो जो लोग अभी नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले इक्विवेलेंस जाके पार्टीशन देखिए, इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी देखिए, उसके बाद यहाँ पर पढ़ने इसको इस लेक्चर को देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब चलिए इसके आगे करते हैं। अब हमारा बच गया दूसरा केस। दूसरा केस क्या प्रूफ करना है हमें, उसको लिखिए। सेकेंड वाले में क्या प्रूफ करना है हम लोगों को बता दीजिए। दूसरे में हमें प्रूफ करना है कि उनका जो यूनियन होगा क्या हो जाना चाहिए हमें दूसरा क्या प्रूफ करना है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो उनका यूनियन लेगा वो x के इक्वल हो जाएगा। यानी इस अगर A इक्वल है B के, मान लीजिए एक सेट A है एक B है, ये दोनों इक्वल कब होते हैं कि जब A इज सबसेट ऑफ B, और दूसरा कब प्रूफ होता है जब B इज सबसेट ऑफ A। तो अगर ऐसा है केस फर्स्ट एंड ये दोनों केस मिलते हैं तब क्या कहते हैं हम, A इक्वल टू B। तो ठीक यही हम यहाँ लगाएंगे, इसको दिखाएंगे, इसमें कोई एलिमेंट लेंगे x और दिखाएंगे वो क्या है, x में है, और फिर इसमें एक एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे वो कहाँ है, इसमें है। हमने ऐसा कर रखा है पहले भी प्रूफ, ठीक रिलेशन में हमने प्रूफ किया था ना कि जब सबसेट दिखा रहे थे तो वहाँ प्रूफ किए थे कि x अगर A में है तो उसको B में दिखाए थे, और फिर B में एक एलिमेंट लिए थे और उसको दिखाए थे x में, वो सॉरी A में दिखाए थे, तो दोनों क्या हो गए थे सबसेट, तो दोनों क्या हो गए थे इक्वल। तो इस तरीके के प्रूफ हम लोगों ने देख रखा है, तो यहाँ भी वही यूज करेंगे। तो चलिए लिखिए, लेट मान लेते हैं हम, लेट सबसे पहले किस में मानेंगे, जो यूनियन है हमारा, हम मान लेते हैं x बिलोंग टू कहाँ पर, यूनियन हमारा I से 1 है, क्या है AI। हमने मान लिया कि इसमें क्या है हमारा, x बिलोंग कर रहा है इस सेट में, ठीक क्लियर है, इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो इसमें अगर x हमारा बिलोंग कर रहा है तो ये इम्प्लाइज कर देगा, यहाँ से हमने माना तो यहाँ से इम्प्लाइज करेगा x कहाँ बिलोंग करेगा, किसी न किसी I में बिलोंग करेगा, फॉर सम I। अब ये क्या कह रहा है, इसको समझिए, कह रहा है कि जब अगर हमारा ये इसके यूनियन में बिलोंग कर रहा है, यानी कि यहाँ समझिए आगे इसका कहने का मतलब है कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, मतलब इक्विवेलेंस क्लास A1
ये क्या है, अब A1 बार पढ़ेंगे, A2 हम सीधे लिख रहे हैं A1 A2 करके। ठीक, आप लोग समझते रहिएगा कि सारे के सारे क्या है, इक्विवेलेंस क्लास, यानी कि एक सेट है A1 A2 A3 यूनियन डॉट डॉट करके कहाँ तक AI, यूनियन यहाँ भी रहेगा डॉट डॉट करके, इसमें बिलोंग करेगा। तो इसमें बिलोंग करने का मतलब क्या है, यक्स या तो A में है, A1 में है, या तो यक्स A2 में है, यक्स या तो A3 में है, यक्स या तो डॉट डॉट करके इसके आगे किसी सेट में होगा। किसी न किसी सेट में यक्स तो हमारा होगा ही होगा ना। ठीक, या तो A1 A2 दोनों में हो सकता है, या हो सकता है केवल A1 में ही हो, A2 में ना हो, A3 में भी हो सकता है, A4 में हो सकता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि यक्स बिलोंग टू AI फॉर सम आई, कोई भी एक आई के लिए ज़रूर मिलेगा हमें क्या, यक्स AI में जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर जब हमें स्टेटमेंट लिखा जाता है प्रूफ में तो कई लड़के नहीं समझ पाते हैं, तो यही बताया जाए। तो यक्स किसी न किसी एक सेट में जाएगा ही, इसके इक्विवेलेंस क्लास में, चाहे A1 में जाए चाहे A2 में, कोई ऐसा आई की कोई एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसमें क्या होगा, यक्स उसमें चला जाएगा। मान ले रहे हैं आई की वैल्यू 5 मिल गया, तो यक्स कहाँ चला गया, A5 में। ठीक, क्लियर है, इसीलिए हम आई ले रहे हैं। अब आई की वैल्यू तो कुछ रखेंगे नहीं, इसीलिए लिख रहे हैं यहाँ पर फॉर सम आई, यानी सब आई के सभी वैल्यू के लिए ऐसा सही नहीं होगा। मान लीजिए आई इक्वल टू हम 2 लिए तो मान लीजिए यक्स 2 में नहीं है। अगर यक्स 2 में नहीं है, मान लीजिए 2 में नहीं है, A1 में है, तब भी यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, इसके यूनियन में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, पहले ये बताइए। मान लीजिए यक्स A2 में नहीं है, तो क्या ये इसके पूरे के पूरे यूनियन में बिलोंग करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। अगर किसी एक भी सेट में हुआ तो बिलोंग करेगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, A इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 2 3। ठीक, अब B इक्वल टू हम ले लेते हैं 2 3। ठीक, अब इसका यूनियन लेते हैं, तो A यूनियन B, तो इसका लेंगे तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2 इसमें है तो 2 आएगा ही, 3 है तो 3 आएगा ही, और 1 जो बच गया वो भी आएगा। यूनियन सारे के सारे आते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि A1 बिलोंग टू कहाँ, A यूनियन B में। और तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि 1 कहाँ बिलोंग करेगा, B में, तो 1 कहाँ डज नॉट बिलोंग टू B, बट A यूनियन B में बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, A में बिलोंग कर रहा है। अगर A में भी बिलोंग कर रहा है तो कहाँ पे चला जाएगा, यूनियन में चला जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। ठीक इसी प्रकार यक्स हमारा अगर इसके यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो एक हमें यक्स मिलेगा जिसमें हमारा क्या बिलोंग करेगा, यक्स एक आई ऐसा मिलेगा, मतलब एक ऐसा इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा जिसमें हमारा यक्स जाएगा। तो इसीलिए लिखा जा रहा है फॉर सम आई, ज़रूरी नहीं है प्रत्येक आई के लिए, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए फॉर सम आई लिखा गया है। यानी कोई भी एक आई हमें ऐसा मिलेगा, चाहे वो A1 हो सकता है, A2 हो सकता है, A3 हो सकता है, या 2 आई मिल जाए। जैसे आई इक्वल टू हमें मिल जाए 1 पे भी मिल जाए, या 5 पे मिल जाए, 7 पे मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है 1 पे भी मिल जाए, 5 पे भी मिल जाए, 7 पे भी मिल जाए। तो कुछ भी आई ऐसा हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 1 में भी मिले, 5 में मिले, 7, इसीलिए फॉर सम लिखा गया है। अगर फॉर ऑल कर देंगे तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि वो A1 में भी है, A2 में भी है, A3 में है, डॉट डॉट करके सभी आई के लिए जितने भी वैल्यू हैं उन सब के लिए है। लेकिन यहाँ पर फॉर सम आई कहा गया, यानी कुछ ऐसे मिले जाएँ, सब में भी हो सकता है और कुछ में भी हो सकता है, फॉर सम आई जब जैसे लिखेंगे तो। ठीक, इसका मतलब ये है। समझ में आया सबको इसका अर्थ। आगे बढ़ें अब। तो छोट प्रूफ में यही होता है, लीनियर रियल एनालिसिस बहुत लोगों को टफ क्यों लगता है, क्योंकि उनको लोग समझाते नहीं है लाइन वाइज लाइन। जब आपको लाइन वाइज लाइन समझ में सारी चीज़ें आएंगी, कोई एक्सप्लेन करेगा, तभी आप लोगों को रियल एनालिसिस अच्छे से आएगी। तो आप किन टीचर से पढ़ रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो अगर अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं आप किसी विद्यालय में, कॉलेज में या किसी भी कोचिंग संस्था में, तो आपको ज़रूर रियल एनालिसिस से डर नहीं लगेगा। तो स्टेप बाय स्टेप समझते रहेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि यहाँ से ये कैसे आया। रियल एनालिसिस में तो दिखेगा नहीं सारी चीज़ें, वो तो बताई जाएंगे एग्जाम्पल से लेके, तो वो सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं। तो इसको मत लिखिएगा, बगल साइड में लिख लीजिएगा, जिनको लिखना हो समझने के लिए तो लिख सकते हैं, बगल में इसको उतार सकते हैं, इस एग्जाम्पल को भी उतार सकते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, तो यक्स हमारा कहाँ चला गया, AI में। तो AI में जैसे ही चला गया फॉर सम आई के लिए, और हम जानते हैं कि जितने भी इक्विवेलेंस क्लास हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट करके, और इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, सबसेट ऑफ यक्स। तो AI अगर यक्स का सबसेट है और यक्स हमारा बिलोंग कर रहा है AI में, और AI किसका सबसेट है, यक्स का, तो यक्स डेफिनेटली इसमें क्यों बिलोंग करेगा, यक्स में भी बिलोंग करेगा। तो यानी यहाँ से पता चल गया यक्स बिलोंग टू यक्स। ठीक, तो बाई डिफिनेशन ऑफ सबसेट, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सिंस, हम जानते हैं सिंस AI इज क्या है, AI इज एन इक्विवेलेंस क्लास, AI इज एन इक्विवेलेंस क्लास
क्लास ऑफ किसका, एक्स का ना, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, देयरफॉर, इसीलिए क्या होगा बताइए, जो हमारा ए आई होगा इज सबसेट ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू ए आई, कहाँ पर, ए आई इज सबसेट ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, एक्स में। तो यहाँ से हम लोगों ने शो कर दिया कि हमने इसमें एलिमेंट जो लिया था वो कहाँ आ गया, एक्स में, ठीक। तो यहाँ से इम्प्लाइज कर जाएगा कि जो हमारा क्या है एक्स, अब देखिए एक्स इसमें बिलोंग किया, यानी कि हमें यहाँ प्रूफ हो गया कि आई इक्वल टू 1, ए आई इज सबसेट ऑफ इसका एक्स का, नंबर 1 रख लीजिएगा। हमने दिखाया कि ये जो हमारा पूरा यूनियन हमने लिया वो क्या है, सबसेट ऑफ एक्स का। अब ये नहीं करें कि इसके इक्वल है, हम करें ये इसका केवल सबसेट है। अगर हम एक्स को भी इसका सबसेट दिखा देंगे तब हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब चलिए दूसरा रह गया दिखाने के लिए, अब किस में एलिमेंट लेंगे, एक्स में लेंगे और दिखाएंगे कहाँ, यहाँ पर। तो दूसरा प्रूफ देखते हैं। इतनी बातें जिनको नहीं समझ में आएंगे वो बता दीजिएगा, तब हम उसके आगे बढ़ेंगे। सबको क्लियर है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। तो दूसरा लिख लीजिए, दूसरे का प्रूफ देखिए। दूसरा क्या था हमारा केस, अब हम किस में लेंगे, चलेंगे इसमें। तो मानेंगे लेट एक्स बिलोंग टू कहाँ पर, एक्स में। अब हमने माना कि एक्स हमारा कहाँ है, इसमें है, और हमको दिखाना होगा कि यहाँ पर अब मिलेगा हमें एलिमेंट। तो एक्स बिलोंग इसमें हमने माना, ठीक। एंड यहाँ लिख लीजिए, एंड ए आई इज, कोई भी आई, ए आई कहने का मतलब कोई भी आई हो सकता है, वो A1 हो सकता है, A2 हो सकता है, A3, ठीक। एंड ए आई इज एन इक्विवेलेंस क्लास, ए आई इसका इक्विवेलेंस क्लास होगा, वही लिख रहे हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर। देन यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बताइए, यक्स कहाँ बिलोंग कर जाएगा, यक्स यदि यक्स में बिलोंग कर रहा है देन दिस इम्प्लाई एक्ट। तो यहाँ से लिख सकते हैं देन यदि यक्स बिलोंग कर रहा है इसमें, ठीक, तब यह इम्प्लाइज कर जाएगा क्या, कि जो हमारा यक्स बिलोंग करेगा कहाँ पे बिलोंग करेगा, ए आई फॉर सम आई। कैसे, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिनको नहीं समझ में आएगा वो बताइएगा, जिनको नहीं समझ में आ जाएगा वो भी बताइएगा। अब इसको समझ लीजिए कैसे आ गया यहाँ पर, यक्स अगर यहाँ है तो यहाँ कैसे आ गया, ठीक। यक्स देखिए यक्स में है, तो यक्स में होने का मतलब है कि यक्स यदि यक्स में है तो जो हमारा ए एक्स होगा वो हमने बताया यहाँ पर कि A1, A2, A3 डॉट डॉट करके क्या है, ए आई डॉट डॉट करके ये सारे एलिमेंट हैं। तो इनमें से कोई एक एलिमेंट होगा यक्स, तो मान लीजिए A2 है, इन्हीं में से तो कोई एक एलिमेंट होगा, क्योंकि सभी एलिमेंट के लिए हमें क्या मिला है, इक्विवेलेंस क्लास मिला है। क्लियर है सबको, किसी को डाउट होगा तो बता दीजिए। तो यानी कि इसके लिए भी अगर इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो मान लीजिए वो क्या हो गया, A2 हो गया। तो A2 का जो इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो A2 की इक्विवेलेंस क्लास में एक्स, A2 देखिए कोई भी इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं A2 तो वो खुद जरूर अपने इक्विवेलेंस क्लास में होता है, हमने ये प्रूफ भी कराया है। तो यानी यक्स किसी न किसी एक इक्विवेलेंस क्लास में होगा ना, यानी यक्स के किसी न किसी इक्विवेलेंस क्लास में होगा, यानी किसी न किसी इक्विवेलेंस क्लास में होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल समझा देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए एक्स इक्वल टू 2 ही एलिमेंट लेंगे 1 और 2, ठीक, और एक रिलेशन हमारा आर होगा तो आर भी लेना होगा, लेकिन तो यहीं समझ लीजिए, देखते हैं समझा लेते हैं कि नहीं इतने में। तो क्या होगा, 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, तो 1 का इक्विवेलेंस निकालेंगे तो 1 का 1 से रिलेशन तो होगा ही, क्योंकि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव, तो 1 आएगा ही। अब इसके अलावा कुछ भी एलिमेंट आएंगे A1 में तो हम नहीं जान रहे हैं क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, जो आएगा ठीक हो सकता है। एक केवल 1 ही आ जाए और 2 भी आ जाए, 2 है तो दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों आ सकते हैं, या 1 तो आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। और 2 जब निकालेंगे 2 का इक्विवेलेंस क्लास तो 2 भी आएगा, इसके अलावा 1 भी आ सकता है या 2 ही केवल है। चलिए 3 एलिमेंट लेते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। मान लीजिए 3 एलिमेंट लेते हैं 1 2 3। अब यहाँ समझिए, अगर इसका 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो 1 का 1 से रिलेशन होगा, क्योंकि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होने का मतलब इन तीनों का खुद से रिलेशन होगा। तो 1 का इक्विवेलेंस निकालेंगे तो 1 तो आएगा ही, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, यानी इसके आगे एलिमेंट 2 या 3 आ सकते हैं।
जब 2 का इक्विवेलेंस निकालेंगे तो 2 भी आएगा और आगे 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो इसको भी समझिए, जब 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो 3 तो आएगा ही डेफिनेटली, ये तो आएगा ही। अब इसमें से दोनों में से कोई दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे, अब जब निकालेंगे तब पता चलेगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यहाँ भी ऐसा ही केस है, 1 आ भी सकता है, 3 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक, लेकिन क्या आएगा, 2 आएगा ही आएगा और यहाँ भी 3 आएगा ही आएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 1 2 3 यानी कि इस तीनों में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि A1 A2 A3 में नहीं है। तो कोई किसी न किसी में है ना। तो ठीक इसी प्रकार कहा जा रहा है कि यदि यक्स बिलोंग कर रहा है यक्स में, तो यक्स किसी न किसी आई में बिलोंग करेगा। फॉर सम आई कहने का मतलब यक्स कहाँ बिलोंग, किसी न किसी आई में बिलोंग करेगा। या तो सब में बिलोंग कर सकता है या किसी एक आई में बिलोंग जरूर करेगा, चाहे वो A1 हो सकता है, A5 हो सकता है, A6 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इस सारी चीज़ों को समझते चलिए। कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं, इसलिए रियल एनालिसिस थोड़ा जटिल हो जाता है और दिक्कत लोगों को आती है, लेकिन हम आपको एग्जांपल लेके दिखा दिए हैं। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 एलिमेंट्स है। तो देखिए इसमें A1 में है 1 और 2 के लिए देखेंगे तो A2 में है, A2 में A3, यानी एक हमें ऐसा आई मिल गया ना जहाँ पर हमारा क्या है यक्स। इसी प्रकार हम जनरल यक्स ले लें, कहते हैं कि यक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, इसके लिए सेट हम कहते हैं AI है। तो कोई ऐसा आई मिलेगा ना जिसके लिए यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, इन तीनों में से किसी एक में बिलोंग कर जाएगा। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर। मान लीजिए AI किसके लिए है, 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर है तो यानी यक्स कहाँ बिलोंग कर गया, 1 में। तो यक्स यानी कि 1 है। क्लियर, ये सारी चीज़ें समझते रहिए। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इतना हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर हो गया आप बात। चलिए, बाय डिफिनेशन आप किससे, इक्विवेलेंस क्लास से। तो ये सारी चीज़ें समझिएगा। यहाँ तक लिख लिए, आगे बढ़ें। आपको जगह तो है नहीं, पेज चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी तक हमने देख लिया यहाँ से क्या हमें मिल गया कि यदि यक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ, यक्स पे, तो ये इम्प्लाइज कर जाएगा यक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर, AI फॉर सम आई, फॉर सम आई। क्लियर, इतनी बातें प्रूफ हो गई, यहाँ तक हो गई ना। इसके आगे हमें लिखना है। तो इसके आगे चलिए देखिए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या लिख देंगे कि यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, AI फॉर सम आई, फॉर सम आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो हमारा यक्स बिलोंग करेगा यूनियन I इक्वल टू 1 AI। कैसे आ गया, अब यहाँ से एज कैसे आ गया, इसको कैसे लिख सकते हैं कि यक्स हमारे इसके यूनियन में चला जाएगा। इसको भी समझ लीजिए एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमने लिया एक एलिमेंट A1 लिया, A1 ले लिया, 2 3, अभी इसके जस्ट पहले हमने दिया एंड 4 ले लिया। अब B में हमने क्या ले लिया, B में हमने क्या लिया, हमने लिया 3 एंड 2 ले लिया। तो देखिए यहाँ पर 4 नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने A यूनियन B लिया, ठीक, क्लियर है, हमने मान लिया एक 4 एलिमेंट लिया, तो A यूनियन B निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। तो यानी 2 3 4 सभी आ रहे हैं इसके यूनियन में। क्लियर, यानी कि देखिए 4 बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, 4 में, यानी A में कोई ऐसे एलिमेंट हैं। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 4 बिलोंग टू किसी एक A1 आई। अब A1 लिख सकते हैं, या B है तो B1, मान लीजिए A1 है, A2 है, ऐसे लिखिए तो समझ में आएगा। अब जहाँ I की वैल्यू क्या है, 1 और 2। अब यहाँ पर हम लिख दें फॉर सम, फॉर सम यहाँ I, तो I की वैल्यू एक ऐसा मिलेगा ना, A1 में मिलेगा। तो A1 में क्या है हमारा 4 है, तो A1 में 4 है, तो हमारा 4 कहाँ भी चला गया, इसके यूनियन में भी तो आया 4। तो यहाँ से डेफिनेटली क्या आएगा, A यूनियन B में, क्योंकि एक ये सेट वो सेट तो वहाँ पर उपस्थित है ना। क्योंकि यूनियन में देखिए कोई वो जो हमारा फॉर सम आई है, तो I की वैल्यू अगर 3 होगी तो A3 तो यहाँ उपस्थित होगा ही ना। अगर A3 इसके यूनियन में है, अगर यूनियन लेंगे A3 है उसमें, तो जो एलिमेंट होगा वो तो उसमें आएगा ही, इसीलिए क्या है यक्स उसमें आ जा रहा है। ठीक, तो यूनियन में आएगा इसके। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो ये इसमें भी आ गया। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो जाएगा कि यक्स इज सबसेट ऑफ कहाँ पर, सबसेट किसका होगा, UI इक्वल टू 1 AI का, क्योंकि हमने एलिमेंट कहाँ लिया था, यक्स में और दिखा दिया इसमें। तो ये किसका सबसेट हो जाएगा, इसका। यहाँ पर लगा लीजिए इक्विवेलेंस क्लास है जो। ठीक, क्लियर हो गई इतनी बातें। तो यहाँ इक्वेशन इसको दे देंगे तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड सेकेंड बिहेव, हमारे पास क्या होगा, बिहेव यूनियन I इक्वल टू 1 AI क्या हो जाएगा यहाँ पर, यक्स के इक्वल। तो हमने ये दोनों को केस दिखा दिया है। तब क्या हो गया, ये दोनों को दो क्या शो कर रहे हैं, पार्टीशन। तो एक केस हमारा यहाँ तक प्रूफ हो गया, यही हमें दिखाना था केस 1 में। ठीक, अब बच गया हमारा केस 2। अब हमारा बचा क्या, केस 2।
तो केस 2 हम कल करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो एडिट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी और आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच नहीं पाएगा। तो ठीक, हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। केस 2 में क्या होगा, अब हमें क्या करना है। केस 2 में थोड़ा बहुत जान लीजिए। केस 2 में क्या था कि अब हमें क्या दिया रहेगा बताइए। अब हमें पार्टीशन दिया रहेगा, यानी मान लीजिए कोई सेट एक्स है 1 2 3, और इस पर मान लीजिए कोई A किसका सबसेट है एक्स का, और B भी किसका सबसेट है एक्स का। तो यानी कि हमें एक पार्टीशन गिवन होगा, A और B गिवन है, यानी कि ये दोनों कंडीशन गिवन रहेंगे कि A यूनियन B अगर निकालेंगे तो एक्स आएगा, और A1 इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी ये कंडीशन हमें गिवन रहेगी, और इसी कंडीशन हमें दिखाना होगा कि जो हमारा रिलेशन है R, अब यहाँ पर दिखाना होगा कि जो हमारा रिलेशन है, यानी कि जो पार्टीशन मिला हमें वो क्या है, इस पर क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है, तो सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस रिलेशन को हमें प्रूव करना है। ठीक, इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं सबको। चलिए, तो हम दिखाएंगे कि जो हम पार्टीशन लेंगे, यानी पार्टीशन में क्या आएगा, A1 B आएगा, यही आएगा पार्टीशन में। तो यही पार्टीशन जो है हम दिखाएंगे क्या करेगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन को क्या बना देगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, पार्टीशन पे हम लोग एक रिलेशन फाइंड करेंगे जो सेट है, और उस पर फाइंड करेंगे रिलेशन, और उस रिलेशन को हम दिखाएंगे क्या होगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यही केस 2 में चलेगा हमारा, तो इसको हम कल करेंगे। ठीक, और इसको ज़रूर ध्यानपूर्वक आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक, समझ में आ रहा है सबको। 99% आप लोग पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार पूछा जा चुका है। तो अनसॉल्व्ड आप लोग उठाइए और देखिए कौन से प्रूफ या कौन से थ्योरम कितनी बार पूछी गई हैं, उसी आधार पे अपनी पढ़ाई बेहतर करते चलिए। ठीक, समझ में आ रहा है सबको। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।